हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही धूमधाम से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दहन एंड ज्वाला के बारे में। ठीक है, ये वाला जो मेरा टॉपिक है दहन एंड ज्वाला, ये आपके एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क में नहीं पूछे जाएंगे। अपने लाइफ के अभी तक जितने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, मैं 12th का दिया, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन पढ़ रहा हूँ, अभी तक मैं पढ़ा रहा हूँ, उस तक में मैंने तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक देखा नहीं हूँ। लेकिन मैं भी पूछ दे इन फ्यूचर में, मेरे को इतना आइडिया तो है नहीं, लेकिन पूछा तो जाता नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1 मार्क में 100% ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे ही जाते हैं। मतलब हर साल 1 ना 2 क्वेश्चंस को उठा के पूछ ही लिया जाता है। तो जब पूछा जाता है तो भाई हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं एक एज अ नॉलेज और आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बताने वाला हूं, और इसको थोड़ा गौर से पढ़िएगा। ये खुद से भी पढ़ सकते हैं। मैं इस पीडीएफ में इस चीज़ को मैं इतनी बारीकी से, इतनी आसान लैंग्वेज में इसको लिखा है, मतलब आसान भाषा में है तो हिंदी ही, लेकिन भाषा बोले तो एक ठेठी भाषा होता है, अपना 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 ज़ुबान होता है सबका। तो मैं ऐसे आसान भाषा में लिखा हूँ कि आप खुद भी पढ़ोगे तो तुरंत समझ में, मतलब जल्द ही समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक होता हूँ इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ इस टॉपिक को पढ़ाने की। ठीक है, चलिए। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग बहुत सारे कुछ देख लिए थे। मैं बता दूँ आपको, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्या क्या स्टडी कर लिए थे। मैं थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ पीछे लगा, थोड़ा पीछे मैं बता दूँ क्या क्या मैंने स्टडी कर लिया था, उसके बारे में पढ़ा देता हूँ। ठीक है, बता देता हूँ। कुछ ज़्यादा ही मैं ऊपर आ गया। चलिए, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये आज कंटेंट पहले मैं समझा देता हूँ। देखिए, इससे पहले वाला क्लास में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया के उपयोग का बनाना और उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, मतलब इसमें हम लोग क्या क्या देखे थे। संयोजन अभिक्रिया देख लिए थे, अब गठन अभिक्रिया देखे थे। देखिए, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग जो स्टडी किए वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं टॉपिक पहले पढ़ चुका हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। लेकिन अब जो मैं स्टडी कर रहा हूँ वो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यू के लिए। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव के में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए, तो इससे पहले क्लास में हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया बहुत सारे क्वेश्चन देखा था। इसमें वैद्युत अपघटन अभिक्रिया देख लिया था, एकल विस्थापन अभिक्रिया देखा था, उभय विदिशांत अभिक्रिया। मतलब इसमें भाई मैं बहुत ही सारा क्वेश्चन को अटेंड किया था, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। मैंने सभी आपको पढ़ा दिया था। अगर आप चाहते हैं कि इसका वीडियो आप देख ले तो जाके पिछले वाले वीडियो जरूर देखें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज वहाँ ना मिले तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। और हम लोगों ने आज जो स्टडी किया है, हम लोग को जो करना है आज स्टडी करना है दहन, ज्वाला एंड मोमबत्ती की ज्वाला। लेकिन हम सिर्फ दहन के बारे में ही थोड़ा मोड़ा बताएंगे और ज्वाला के बारे में देखेंगे। लेकिन ये सेल्फ स्टडी आपके लिए है, ये आप खुद से पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं आप बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन इससे पहले वाला क्लास जितना भी था काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास था, वो जाके अटेंड जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ जाके अटेंड कर ही लोगे तो ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये चैप्टर्स में जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट था, जितना भी आया था, मैंने सारे के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया था। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है दहन किसे कहते हैं। दहन मतलब दहन हम लोग जनरली पहले ही से जानते हैं। देखिए, मैं लिखा हूँ क्या वो आप समझिए। ठीक है, दहन किसे कहते हैं। कहता है कि किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। मतलब क्या होता है कि किसी भी किसी भी पदार्थ को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब हवा की उपस्थिति में जलाते हैं तो उसके अंदर 2 चीज़ निकलता है, एक उष्मा, एक प्रकाश निकलता है। जाहिर सी बात है, हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो क्या होता है भाई, मतलब एक गर्म हीट बनता है, मतलब उष्मा निकलता है, बहुत ज़्यादा आग निकलता है, उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइट निकलता है कि नहीं। तो सिंपल से फंडा है कि मतलब किसी भी पदार्थ को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, उष्मा, और उष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न होता है। कहता है कि जलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। मतलब किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। जलने की इस क्रिया को दहन कहा जाता है या फिर कहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन को अगर हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, कार्बन मतलब दुनिया में, मतलब कार्बन बोले तो मतलब दुनिया में हर चीज़ है, मतलब जो चीज़ को जलाया जा सकता है उसके अंदर कार्बन, बस याद रखना, मतलब उसके अंदर कार्बन मौजूद होता है तभी वो जलता है। बहरहाल इतना याद रखिए। मतलब कुछ भी जलाओ, या कपड़ा जलाओ, टेबल जलाओ, लकड़ी जलाओ, कुछ भी जलाते हो ना, कुछ भी जलाते हो ना, तो वो कार्बन में होता है। ठीक है, तो कार्बन को अगर आप कोई भी चीज़ जलाते तो वहाँ पे हवा तो मौजूद होता ही है, मतलब वहाँ पे तो प्रेजेंट रहबे करता है हवा, हर जगह हवा रहता है, तो वहाँ पे वायु होता ही होता है। तो अगर हम कार्बन को वायु की
उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है मेरा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और साथ ही ऊष्मा भी और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। मतलब किसी भी चीज़ को जला दे तो क्या बनता है, उसमें से एक गंदी महक आती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और साथ में ऊष्मा भी निकलता है, आग भी निकलता है बहुत ज़्यादा, और प्रकाश भी निकलता है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया दहन का। जैसे अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन में कुछ साथ जलाते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मेरा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा प्लस प्रकाश बनता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिए। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। मतलब ये हुआ दहन किसे कहते हैं, तो ये पूरा डिफिनेशन आप लिख दोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिफिनेशन जो है, ये जो डिफिनेशन है यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ये पूरा डिफिनेशन लिख दोगे। डिफिनेशन छोड़ना नहीं, ये डिफिनेशन लिख दोगे। अगर आपको एग्जाम्पल जैसे में देना है तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आप ये वाला दे सकते हैं। ठीक है, ये वाला पूरा उदाहरण के तौर पे, ये पूरा आप उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं। 1 नंबर भी आपसे नहीं काटा जाएगा। अगर आपको एग्जाम में 2 मार्क में पूछता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में तब। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है, कहता है कि दहन जो है वो 3 तरह से होता है। एक होता है दहनशील, पहले यहाँ समझिए, एक होता है दहनशील, ज्वलनशील किसे कहते हैं, एक होता है अदहनशील, अज्वलनशील किसे कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन। मतलब इस चीज़ के बारे में 3 टॉपिक है इसके अंदर, और टॉपिक में ये 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। देखते हैं क्या चीज़ है, ये क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया यार, आप खुद भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे मैं बना दिया हूँ ना, PDF इतना अच्छा से बनाया हो ना कि आपको मतलब कुछ भी दिक्कत लेना ही नहीं पड़ेगा। अगर आप PDF चाहते हैं ना तो PDF के लिए आप क्या करिएगा कि ये वेबसाइट है ncrtconcept.com, यहाँ पे बिना स्पेस दिए यहाँ पे ncrtconcept.com पे जा करके सर्च मारिएगा और ये PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, जाकर ले लीजिएगा। चलिए, इसमें देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन निकलता है मेरा, दहनशील या फिर ज्वलनशील किसे कहते हैं। मतलब कि दहन में जो पदार्थ जलता है उसे हम दहनशील कहते हैं। मतलब दहन में जो भी पदार्थ जलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लकड़ी है, क्या है यहाँ पे, लकड़ी, अब प्लस हम क्या कर दिए, हवा, वायु। अब ये वायु की उपस्थिति में क्या जलाएंगे, लकड़ी, तो लकड़ी ना जलेगा, तो लकड़ी जो जलेगा तो लकड़ी क्या होगा मेरा, दहनशील या फिर ज्वलनशील पदार्थ होगा। ठीक है, अब अदहनशील पदार्थ या अज्वलनशील पदार्थ क्या है, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलते हैं उसे भी अदहनशील कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है, अदहनशील मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलते नहीं हैं, उसे अदहनशील, उसे ही अदहनशील पदार्थ कहा जाता है। जैसे ईंटा, मिट्टी, जैसे हम बोल सकते हैं ईंट, मिट्टी, क्या बोल सकते हैं, मिट्टी, ये जितने भी पदार्थ होते हैं ये सब जलते नहीं है, ये अदहनशील पदार्थ होते हैं। ठीक है, जो चीज़ को हम जलाया नहीं जा सकता है, नहीं जल सकता, उसे हम अदहनशील पदार्थ कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है कि मेरा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन, मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही किसी चीज़ को हम दहन संभव है। जैसे यहाँ देखिए, मैं कुछ लिखा हूँ, क्या है, हमने लिखा है कि हालांकि दहन की क्रिया हमेशा वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है। मतलब हम किसी भी चीज़ को जलाते हैं ना तो बिना हवा और ऑक्सीजन का जला ही नहीं सकते। मतलब कोई भी चीज़ को जलाना होता है तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन संभव है। देखिए, पहले क्या होता था, मैंने बताया था आपको कि किसी भी चीज़ को बिना ऑक्सीजन के हम जला ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। रेयर केस में कभी कभी ऐसा होता है कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी चीज़ को हम जला सकते हैं। वो क्या, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी दहन होता है। देखिए, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन संभव है, तो लिखिए हाँ, दहन संभव है। मतलब ऑक्सीजन हो या ना हो फिर भी हम दहन कर सकते हैं, लेकिन कब, मतलब ज़्यादातर नहीं, मतलब थोड़ा कम तौर पे, मतलब कि मैक्सिमम, मिनिमम हो सकता है। मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मिनिमम में चल रहा है, मतलब कम से कम हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। अब कम से कम में क्या आएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। मैंने लिखा है यहाँ पे कि मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है। इस क्रिया को ऊष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। मतलब यहाँ पे हवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसमें मैग्नीशियम धातु को अगर नाइट्रोजन में जलाकर जलकर क्या बनता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है। अगर ये दोनों को रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, जल करके मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है। इसमें हवा की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब अगर मैग्नीशियम को इसके साथ मिक्स करते थे ऑटोमेटिक करके जल करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। इसमें ऊष्मा भी निकलता है और प्रकाश भी निकलता है। ये जो रिएक्शन होता है, ये उसमें क्या होता है, ये बिना हवा में होता है। मतलब हवा की अनुपस्थिति में ये रिएक्शन हो जाता है। क्या होता है, हवा की अनुपस्थिति में ये सब रिएक्शन होता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि हवा की अनुपस्थिति में किस चीज़ को हम जला सकते हैं, तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन को अगर हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया करा देंगे साथ में, तो वो दोनों जल करके बिना हवा की अनुपस्थिति में ये दोनों जल करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बना देता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब एक जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन गैस से भरे गैस जार में ले जाया जाता है तो मोमबत्ती जलती रहती है और
काला धुआं निकलता है, इसमें मोमबत्ती की क्लोरीन की उपस्थिति में जलाया जाता है। मतलब इसमें हवा के कोई दर नहीं होता है, ये क्लोरीन की उपस्थिति में जलाया जाता है। तो कुछ ऐसे केस होते हैं जो बिना मतलब हवा के भी अनुपस्थिति में भी जल सकते हैं, वो चीज़ यहाँ ये है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही एज अ नॉलेज याद रखिएगा, और अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा बस एज अ नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बस आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, भी थोड़ा सा 2-3 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा क्या है। बस मैं आपको बताना की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ रिएक्शन से मोमबत्ती वाला, मोमबत्ती प्लस क्लोरीन होकर जला देंगे तो बिना हवा भी नहीं रहेगा, फिर भी ये जल करके क्या बनाएगा, कार्बन और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, आपका यहाँ पे कुछ इसका ये दिया हुआ है, क्या कहते हैं, रिएक्शन दिया हुआ, देख लीजिएगा। हाँ, आगे चलिए, मैं बताना, मुझे ये चीज़ ये वाला ना टॉपिक खुद से ही बोलना था बच्चे लोग को पढ़ने के लिए। मैं सभी ट्यूशन्स में तो सभी बच्चों को खुद से पढ़ लेना काफ़ी आसान है, लेकिन आप लोग को एक वीडियो बना देता हूँ, सोचा कि वीडियो बना ही देता हूँ। ठीक है, दहन का अपोषक किसे कहते हैं? कहता है जो पदार्थ दहन की प्रक्रिया में सहायक नहीं होते हैं उन्हें दहन का अपोषक भी कहते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोबारा जल नहीं सकता, क्योंकि एक बार जल सकता है। मतलब जो अपोषक होते हैं, जो दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं, मतलब जलने की क्रिया में कोई भी ऐसे पदार्थ है जो क्या सहायक न होते हैं, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, वो दहन का अपोषक कहलाते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड दहन का पोषक, जैसे जो पदार्थ दहन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं उन्हें हम दहन का पोषक कहते हैं। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मोमबत्ती का दहनशील हो गया पदार्थ हो गया, वायु नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, दहन पोषक है, ईंधन है। ये सभी क्या है, दहन का पोषक में आता है, जो हमें दहन की क्रिया में सहायक होते हैं, दहन का पोषक कहलाते हैं। अब दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें आवश्यक हैं। जैसे दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन का पोषक तत्वों की उपस्थिति एवं ज्वलन ताप की प्राप्ति। मतलब ये हुआ कि वे पदार्थ जो जलाया जा सकता है वो पदार्थ होना चाहिए जो जल सकता है। दूसरी बात, दहन का पोषक है ना, जो जलाने के लिए सहायक क्या क्या है, जैसे यहाँ बताया कार्बन है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, ये सहायक होने चाहिए। और उसके बाद ज्वलन ताप की प्राप्ति, मतलब आग भी होनी चाहिए, तब हम इसको ये क्रिया को कंप्लीट कर देंगे, दहन की क्रिया को हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब कहता है कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। देखिए, ये चीज़ आप खुद से पढ़िएगा, मैं बहुत सारा मतलब इसमें क्या, ये बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ भारी है नहीं। ठीक है, ये आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, बहुत ही आसान वे में मैं लिखा हूँ, और मुझे इतना लंबा पढ़ करके मैं बताऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मैं जो इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता दिया। ठीक है, आप इसको खुद से ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, PDF डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज नोट करना है तो नोट भी अपना नोट्स में को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज ये चैप्टर मेरा हो गया एंड। अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होंगे वो ऑब्जेक्टिव को लेके आएंगे, ऑब्जेक्टिव को आप लोग को बताऊंगा। अब मैं आपको पहले बता दूं, इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो 5 सेट में मैं बनाया हूँ। ठीक है, सेट 5 तक, 1 से 5 सेट तक मैं बनाया हूँ, लेकिन अभी तक 4 सेट तैयार हो चुका है, 1 सेट बाकी है, जो कि 1 सेट अभी आपको मिलेगा नहीं, 1 सेट आपको नहीं मिलेगा, 4 सेट आपको ये खत्म हो गया। अब अगले दिन से अगले क्लास में मेरा क्या सेट हमको सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव सेट चाहिए तो वही NCERTconcept.com में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेट हम लोग कल का क्लास जो मेरा होगा वो ऑब्जेक्टिव, ये चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव सेट मेरा 1 चलेगा, ऑब्जेक्टिव सेट 1 चलेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डाला हूँ, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो वीडियो को मिस नहीं करना। अगर वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं अपलोड करूँगा वीडियो को तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगर अभी तक चैनल पर नए तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्लास को ज्वाइन करो, तुम लोग अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आप लोगों के लिए 1 साल में बहुत ही अच्छे से मेहनत करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज़।